लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदपदुमपरागा सुरुचे सुबास सरसयानुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। कैसे हैं सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आइए, कल जो है हम लोग की क्लास नहीं चल पाई थी। कारण ये था स्टूडियो में लगातार सेटअप पे ही चलता रह गया। लेकिन मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी लगातार इस चीज के लिए संकल्पित हूं। जी हां दोस्तों, जिसको कहते हैं ना संकल्पित हूं कि आपको सबसे बेहतर चीज मिलनी चाहिए। जी हां, जो सबसे बेहतर हो सकता है ना, वो हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए लगातार अपग्रेडेशन चल रहा है, लाइट्स का अपग्रेडेशन चल रहा है, इंटरनेट का अपग्रेडेशन चल रहा है, मशीन का अपग्रेडेशन चल रहा है। और मैं आपको बहुत लिटरली बता रहा हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ इतना फ्लॉलेस हो जाएगा ना कि इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में कि कहिए नहीं। और जबकि पहली बार ऐसा हुआ है, 2023 का जब एग्जाम हुआ तो 2023 का जो हमारा बैच था ना, वो यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो था ही। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2023 का जो मेरा बैच गया ना, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैच था। इस वजह से इस बैच को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित था और इस आशा के अनुरूप मुझे परिणाम भी मिले कि यूपी स्टेट लेवल पे कुल 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक नोन है, जिन्होंने हमें स्पेशली फ़ोन करके बताया कि सर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। हे प्रभु, आपकी कृपा से सारा कार्य बन गया, जन्म हमार सुफल भायाजू, और हमारा जन्म आज सफल हो गया। यूपी स्टेट लेवल पे 7 बच्चों ने स्थान बनाया, उन्हें इन्फॉर्मेशन किया, मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा है ऐसा ऐसा है। दैट्स ठाकुर जी। और ये आशीर्वाद जो मुझे मिला, इस आशीर्वाद ने मुझे प्रेरित किया कि आपके लिए और बेहतर किया जाए और बेहतर किया जाए। और इसी बेहतर करने के क्रम में आज मैं यहाँ पे हूँ और आज हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। मैं आपको बताता चलूं, ये जो चैप्टर है ना, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। ये चैप्टर साधारण नहीं है। मैं आपको बताऊं कि गद्य खंड में कुल हमारे पास 3 पाठ हैं। पहला पाठ हमारे पास राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा पाठ राष्ट्र का स्वरूप के बाद अशोक के फूल, और तीसरा पाठ आज हमारा भाषा और आधुनिकता। ये 3 पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। खास करके अगर बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें जो सर्वाधिक प्रश्न हैं वो इन्हीं तीनों पाठों से पूछे जाते हैं। यद्यपि बाकी पाठ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से ये जो 3 पाठ हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन पे चर्चा करते हैं।
भाषा और आधुनिकता यह जो पार्ट है ये सबके लिए है, इवन दो चाहे आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हों और चाहे कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हों। यदि आप साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए ये चौथा पार्ट होगा, और यदि ओवरऑल बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये छठा पार्ट है। यानी साहित्यिक हिंदी के अगर आप हैं, यानी अगर आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए छठा पार्ट है, और यदि आप विज्ञान वर्ग से या कॉमर्स वर्ग से हैं तो आपके लिए चौथा पार्ट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन परिचय आपके सामने आने वाला है, यह जीवन परिचय आपको मिलेगा 3 + 2 = 5 अंक का। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 3 + 2 = 5। अच्छा, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा वो कर रही है क्या? थोड़ा सा मैं माइक को और एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा मॉनिटर पर थोड़ी सी आवाज़ की इशू आ रही है। 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, बस मैं बैक आया, बस 1 सेकंड, क्योंकि आज मेरे पास कोई टेक्नीशियन नहीं है और मैं अकेले ही हूँ। जो लोग कल काम कर रहे थे वो आज काम करके किनारे हो गए, तो मुझे लगता है आवाज़ थोड़ी क्लियर हो गई होगी, अभी पहले की अपेक्षा थोड़ी क्लियर हो जाएगी आवाज़। तो ये आता है 3 नंबर में हमको लिखना होता है इनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, और 2 नंबर में लिखना होता है कृतियाँ या भाषा शैली, और 5 अंक का कुल ये मटेरियल होता है। इसके लिए क्या निर्धारित है? 80 वर्ड। ध्यान रखिएगा, क्या निर्धारित है? 80 वर्ड्स में ही इसको लिखना होता है। 80 वर्ड्स का मतलब हो सकता है 1 से लेकर के 1.5 पेज, बस मैक्सिमम 1 से लेकर 1.5 पेज तक में अगर आप अपना यह काम पूरा कर देते हैं तो आपके लिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मत जाइएगा। इससे ज़्यादा जाने की स्थिति में देखिए गड़बड़ क्या होती है कि दूसरे प्रश्नों को लिखने के लिए फिर हमारे पास समय नहीं बचता। जी, दूसरे प्रश्नों को लिखने के लिए भी समय का अभाव हो जाता है, इसलिए इससे ज़्यादा मत जाइएगा। 1 से 1.5 पेज, दैट वन द मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए फिर बात करते हैं। ये जो हमारे लेखक हैं, इनका एक संक्षिप्त परिचय हमारी किताब में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली पहले देख लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये एक शॉर्टकट व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा कि केवल इतना अगर हम याद कर लेंगे और थोड़ा सा इलोबरेटिव स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, यानी थोड़ा सा अपने स्तर से इसको बढ़ा चढ़ा के करने का प्रयास कर लेंगे तो ये काम बन जाएगा। आंध्र विश्वविद्यालय में, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि किताब का ये स्कैन्ड पेपर है तो हो सकता है थोड़ा क्लैरिटी ना मिल रही हो, आप लोग अपनी किताब से मिलाते रहिएगा, बट मुझे जहां तक पता है कि मिल रही है। आंध्र विश्वविद्यालय में आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। व्यक्तित्व आपका बड़ा प्रभावशाली है। प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो आपकी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, संस्कृत एवं तेलुगु विषय में हुई है। संस्कृत एवं तेलुगु विषय कौन से हैं आपके? संस्कृत आपका विषय है और तेलुगु आपका विषय है। तेलुगु क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत के आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और आंध्र प्रदेश में तेलुगु इनके पर प्रभाव था। लेखन विधा इनकी क्या रही है? हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य, यानी हिंदी और तेलुगु दोनों भाषा साहित्यों में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनकी जो भाषा कैसी है वो विषय और भाव के अनुरूप है। शैली इनकी विवेचनात्मक है, गवेषणात्मक है और आलोचनात्मक है। प्रमुख रचनाओं की जहां तक बात करें तो इनके कुल 8 प्रकाशित ग्रंथ ऐसे हैं जो हम सभी को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, 8, मात्र 8 प्रकाशित ग्रंथ हैं जो हम सभी को प्राप्त होते हैं, जिनमें साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा, उनका साहित्य, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मृत्यु जो है इनकी 2005 में हुई है। तो ये एक शॉर्टकट व्यवस्था थी जिसके आधार पे आप अपना काम कर सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय की तो इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ है सन 1919 में। आप एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। व्यक्तित्व समझिएगा, क्या है आप? विचारक हैं। विचारक मतलब विचार करने वाले, चिंतन करने वाले, सोचने वाले। जितने भी बच्चे हमको देख रहे हैं सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। जितने भी सम्मानित शिक्षक एवं अभिभावक बंधु जुड़े हुए सभी के प्रति प्रणाम निवेदन करता हूं, ठीक है। और मैं ये व्यवस्था इसलिए बनाया हूं ताकि फालतू कमेंट्स को पढ़ने में हमारा समय ज़ाया ना हो। आप लोगों ने कल जब मैं इस पे सेशन में था, इतने ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। एक भैया कल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया हमारे उसको क्या कह सकते हैं, इस पूरे सेशन को। उन्होंने कहा कि पहले सर आपने वो ललना का अर्थ गलत बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उसको समझाने की शुरू किया तो कह रहा सर वो भाषा की जो शब्द शक्ति समझा दीजिए। मैं शब्द शक्ति समझाने लगा तो कह रहा सर इसका अर्थ बताइए। मतलब कुल मिला जुला के ऐसे लोगों की वजह से जानते क्या होता है, मेंटली डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हम सोचे रहते हैं जो बताने के लिए, वो सोच नहीं पाते और वो बता नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। जहां कहीं कोई असुविधा हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं उसके लिए रिलायबल हूं, मैं उसके लिए लायबल हूं। मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि हर बच्चे जानते हैं कि खास करके अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। ओके। दूसरी बात, ऐसे सभी बच्चे
जो हिंदी को और बेहतर करना चाहते हैं, हिंदी में 100 में 100, 95, 97, 98, 99 लाना चाहते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था ये भी है, हमारी लक्ष्य बैच। जो लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है, ये जो लक्ष्य बैच है हमारा, ये 800 रुपए में आपको उपलब्ध है पूरे साल भर की हिंदी और पूरे साल भर की अंग्रेजी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपकी साहित्यिक हिंदी हो, सामान्य हिंदी हो, कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट अंग्रेजी। कारण क्यों है, मैं क्यों लाया हूं ये बैच? ये बैच ऐसा है कि मैं यहाँ पे YouTube पे जब आपके साथ रहता हूँ तो चैप्टर को समझाता हूँ, पूरा डिटेल करके मैं चैप्टर को समझाऊंगा, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपके साथ YouTube पे करता हूँ। लेकिन इन चैप्टर पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं, यानी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं एप्लीकेशन पे देता हूं। कैसा? ऐसा जो बोर्ड परीक्षा में 100% टू बी गारंटीड है कि आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो बाकी बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे भी मेरे उपलब्ध हैं, ये आपको पता है। और पिछले सेशंस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराए भी हैं, यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ा हुआ है। ऐसा कोई बच्चा सोचे कि नहीं सर हम पैसा नहीं दे सकते तो आप वैसे वालों को ही पढ़ाएंगे, नहीं, पिछले सेशंस के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए क्वेश्चन आंसर के, आप देख सकते हो। बट 2024 के लिए, क्योंकि 2023 में मैंने एक पीडीएफ का जुगाड़ किया था, जो पीडीएफ 92 नंबर का लड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, 92 नंबर का लड़ गया था परीक्षा में। कई स्थानों पर जहां परीक्षाएं हो रही थी, बच्चों ने क्लासरूम में ही हल्ला करना शुरू कर दिया कि यार ये तो पेपर लग रहा रवि का आंसर बनाए हैं। तो अगर आप भी ऐसी व्यवस्था जो पाना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर जो 100% टू बी गारंटीड है कि एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चों का एमसीक्यू, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास या ग्रामर में दिक्कत होती है, तो उन सभी के लिए मात्र 400 रुपए में हिंदी और 400 रुपए में इंग्लिश यहाँ पे उपलब्ध है। तो फटाफट आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर के रविकांत त्रिपाठी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके लक्ष्य बैच को परचेज कर लीजिए। इससे आपको 2-3 जो फायदे होंगे, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस वह गेस मिलेगा जो पेपर में 100% आने की संभावना है। तो प्लीज अब दोबारा भी जो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और आपको कैसे डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे रविकांत त्रिपाठी सर्च करना है, वहां से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी के द्वारा आप अपने ऐप में रजिस्टर होंगे, लक्ष्य बैच दिखाई देगा, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे तो लक्ष्य बैच आपके सामने चालू हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तो प्रोफेसर रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ है। आप एक श्रेष्ठ विचारक हैं, समालोचक हैं। समालोचक का मतलब होता है अच्छाइयां और बुराइयां चेक करने वाले, किसी के अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, किसी के अंदर कितनी बुराइयां हैं, ये चेक करने वाले, पसंद करने वाले समालोचक हैं। और निबंधकार हैं, यानी निबंध लिखते हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व यानी चेहरे की आभा, और कृतित्व यानी इनके द्वारा लिखा गया साहित्य, दोनों बहुत प्रभावशाली है। कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। इनका निबंध 2005 ईस्वी में हो गया है। ये देखिए, विषय को केंद्रित करने वाली चीजें हैं, नोट करिएगा। मैं आपको कुछ चीजें विशेषता यहाँ पे अंडरलाइन कर ही देता हूं कि जो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्रमांक 1 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ है। आप एक श्रेष्ठ विचारक, आप यहां से पूरा नोट करते चलिएगा, और निबंधकार है। इनका व्यक्तित्व क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि कई वर्षों तक आप आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट चालू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पे शोध कार्य हुआ है। और फिर आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया। अब समझिएगा, रेड्डी जी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। किताब में थोड़ी सी प्रिंटिंग है, इसमें 7 ही दिखाई दे रहा है। अब 7 ही क्या है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें निर्धारित करने वाला विषय यह है कि एक तो साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, 2 हो गए, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की भाषाएं, उनका साहित्य, 5वां वैचारिकी, और छठा शोध और बोध, ये छठा है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 7वां वेलुगु वारुल, और 8वां हो गया लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। अब याद देखिएगा, ये एक बहुत कंफ्यूज करने वाला कंटेंट यहां पे मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये मामला अक्सर आता रहता है कि रेड्डी जी के 8 ग्रंथों का नाम याद कर लेना चाहिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये कई बार बच्चे वासुदेव शरण अग्रवाल लगा के चले आते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु वारुल, ये तेलुगु में ग्रंथ लिखा हुआ है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। अब इसमें क्या है, जो शुरुआत में जो 1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं ना, उनमें इनमें से बहुत ज्यादा बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज क्यों मत होइएगा? क्योंकि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। दीज वन आर इंपॉर्टेंट, दीज वन आर इंपॉर्टेंट। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी किताब के माध्यम से या हमारे वीडियो के माध्यम से इसको नोट कर लीजिएगा। जो लोग लक्ष्य बैच में हैं उनके लिए तो मैं स्पेशल व्यवस्था दूंगा ही दूंगा, बट जो लोग यूट्यूब पे हैं वो भी नोट कर लें। क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, मेरे विचार किसकी कृति है, अथवा मेरे विचार की रचना विधा क्या है। ये प्रश्न आपके शुरुआत के जो 1 नंबर वाले आते हैं ना, बहुविकल्पी वाले, उसमें पूछ देता है। तो आप इसको सावधानीपूर्वक समझ लीजिएगा। अब आ जाइए, इसके साथ इनका कुछ डिटेल भी किया है किताब में, लेकिन इसका बहुत मतलब नहीं है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। इसको समझने के लिए आप अपना उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? हिंदी और तेलुगु रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों के प्रमुख। अब इसको जानते हैं, इसको अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको भाषा शैली बनाने में आसानी मिलेगी, और कोई बात नहीं। तो फिलहाल जीवन परिचय मिल गया इनका और आपकी कृतियां मिल गई। साहित्यिक परिचय पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि साहित्यिक परिचय इनका यहां पे मिलेगा दूसरे पन्ने पे। अगर आप राजीव प्रकाशन की किताब का प्रयोग कर रहे हैं तो ये जो मेरे सामने है वो राजीव प्रकाशन की किताब है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित है। यदि आपके पास कोई किताब है ना तो उसमें भी दिया होगा, अन्यथा न लीजिएगा। रेड्डी जी की जो साहित्य सेवा है, साधना निष्ठा सराहनीय है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्या शुरू हो रहा है यहां से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से उसकी तुलना करने में पर्याप्त रुचि लेते हैं। यानी तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इन सारी भाषाओं को हिंदी भाषा के साथ एसोसिएट करने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभाव दिखाया है, तो वो कौन है? हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहे हैं कि हिंदी तर प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी से इतर के प्रदेश के रहने वाले भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। इनकी भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के, ध्यान रखिएगा ये संस्कृत विषय के विद्वान भी थे, तो संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग केवल हिंदी करती है, संस्कृत नहीं करती। क्यों? क्योंकि हिंदी ने विदेशज शब्दों को अपने यहां स्वीकार किया है। इन विदेशज शब्दों का भी प्रयोग करने में प्रोफेसर रेड्डी रुकते नहीं हैं। प्रोफेसर रेड्डी की जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली को समझाते हुए हम कह सकते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का जो साहित्य है और हिंदी भाषा का जो साहित्य है, दोनों को एक साथ पैरेलल लेकर के चलने में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ साथ हम करेंगे कि हिंदी तक प्रदेश से रहने वाले, अर्थात ऐसे प्रदेश के निवासी जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती या हिंदी को गौण समझा जाता है या हिंदी को महत्व नहीं दिया जाता, वहां पे रहते हुए भी उन्होंने हिंदी पर पर्याप्त और अच्छा अधिकार बना लिया है। इनकी भाषा कैसी है? परिमार्जित है। ध्यान रखिएगा, परिमार्जित का मतलब होता है साफ सुथरी, परिमार्जित का मतलब होता है धोई हुई, साफ सुथरी। इनकी भाषा कैसी है? परिमार्जित है। भाषा कैसी है? परिमार्जित है और सशक्त है। शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपने निबंधों में संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, सोचिए कोर जो संस्कृत है उसके तो शब्दों को प्रयोग किया ही किया, इसके अतिरिक्त उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो शैली है वो है विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक तथा आलोचनात्मक। अब एक और पंक्ति जो है बहुत ही कॉमन है, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, याद कर लेना आसान है, और यह भी नहीं जरूरी है कि किसके में लिख रहे हैं, किसी के भी जीवन परिचय में लिख सकते हैं। ये लो, कठिन से कठिन विषय को सरल सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता है। लो, ये किसी के में चिपका सकते हैं, किसी का भी कोई भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आया, कहीं चिपका दीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, एकदम लगा दीजिए।
जी, इनकी शैली कैसी है, कठिन से कठिन विषय को सरल और सुबोध तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, सबके समझ में आ जाती है। हो गया, बात खत्म। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, पर भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया। विद्वान लेखक, अब ये विद्वान लेखक विशेषण किसके लिए आया? ये विद्वान लेखक आया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लिए, ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील होती है, इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, तलोकोक्तियां, नई रीतियां सदैव आती रहती हैं। इन सब का प्रयोग भाषा को व्यावहारिक प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को जो का त्यों लेना चाहिए। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर डे का सुझाव विचारणीय है। यह पैराग्राफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन न लेना। अब बताओ भाई, किसी को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी 1919 में आंध्र प्रदेश में जन्म, 2005 में निधन। आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर विभाग का जो अनुसंधान संस्थान है उसके अध्यक्ष रहे। कई सारे शोध प्रबंधों पर इन्होंने काम किया। 8 ग्रंथ इनके प्रकाशित हुए हैं। भाषा शैली कैसी है? विचारात्मक है, गवेषणात्मक है, प्रश्नात्मक है। यही है ना इनकी भाषा शैली। और इन्होंने क्या किया है, अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और रही है इनके भाषा में कि इन्होंने तमिल और तेलुगु शब्द, खास करके तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी का हिंदी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने में अपार सफलता पाई है। और इतना ही नहीं, इन्होंने हिंदी भाषा के साथ उसको समांतर तरीके से रखने का भी प्रयास किया है। और जहाँ तक रही बात कृतियाँ की, तो खास करके मेरे विचार, ध्यान रखिएगा, जो इनकी कृतियां हैं वो जरूर याद करेगा। मेरे विचार, साहित्य और समाज, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु वारुल और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये 8 इनकी कृतियां हैं। अगर इतना आपने अच्छे से याद कर लिया तो मैं बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि जो 3 वो लेखकों के पूछे जाते हैं उनमें से अगर आपने इस 2024 की परीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वरूप से वासुदेव अग्रवाल का, अशोक का फूल से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यदि आपने भाषा और आधुनिकता से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का याद कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा होगी। और वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, इस सेशन से, इस वीडियो से, इस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। रविकांत सर उसे स्वीकार करते हैं। बिल्कुल भी आप अन्यथा न लीजिएगा कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा होगा इससे संबंधित, पाठ से संबंधित अपना प्रश्न इस वीडियो पर जरूर डालिएगा, हम उसको देखते हैं। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और चलते हैं पाठ की तरफ। चले ना, कहिए, चला जाना पाठ की तरफ। वेरी गुड, आइए चलते हैं पाठ की तरफ। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हमने देखा। अब ये रहा हमारा पाठ। पाठ कहाँ गया? ये है। अच्छा, पढ़ने में अगर नहीं भी आ रहा होगा तो मुझे लगता है कि स्क्रीन तो क्लियर है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। सामने जो मेरी स्क्रीन लगी वो स्पष्ट दिखा रही है। और आपके पास किताब होगी तो किताब से मिलान करते हुए पढ़ते चलिएगा, ठीक है? भाषा और आधुनिकता, पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। आधुनिकता मतलब मॉडर्न का जो कंडीशन है, वर्तमान का जो परिदृश्य है, समय की जो आवश्यकता है, उसमें भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। और यदि यह चीज आपको महत्वपूर्ण है पता लग गई तो मैं बता रहा हूं हिंदी पर आप आज ही से लग जाइएगा। यद्यपि आप कल को पढ़ लिख करके एक अच्छे वैज्ञानिक बन जाएं, पढ़ लिख करके कल को एक अच्छे इंजीनियर बन जाएं, पढ़ लिख करके कल को एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं, पढ़ लिख करके कल को एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, कुछ भी बन जाएंगे। यह जो मैं बोल रहा हूं ना, यह भाषा आपकी सही होनी चाहिए। यदि आपकी भाषा सही नहीं होगी ना, आप अगले को बता ही नहीं पाएंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, कैसे बताओगे भाई अगले को? इसके लिए भाषा पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो आइए इसी बात को आत्मसात करके हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कहते हैं किसी भी क्षेत्र में, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं लेके चलूंगा, उन शब्दों को भी आप नोट करते चलिएगा। खास करके मैं बार बार अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो शिष्य हैं, रविकांत मगरवाड़ी के जो चेले हैं, उनसे एक विनम्रता के साथ मेरी प्रार्थना होती है कि जब आप हमारे साथ बैठें तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। अब इस पेंसिल के आधार लेकर के मैं कहता हूं किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, रमणीयता मतलब
ध्यान दीजिएगा, रमणीयता मतलब सुंदरता, प्रेम लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। अब कोई व्यक्ति एक ही कपड़ा एक हफ्ते लगातार पहने, कैसा लगेगा? जो कपड़ा आज पहना है वही कपड़ा कल पुनः पहन ले, वही कपड़ा उसके अगले दिन भी पहन ले, वही कपड़ा उसके अगले दिन भी पहन ले, 15 दिन एक कपड़ा पहनता रहे, कैसा लगेगा? पसंद करेंगे आप उसको समाज में? जवाब चाहिए मुझे, बोलिए, पसंद करेंगे? एक ही भोजन प्रतिदिन मिले, आप सुबह सो के उठे, मम्मी आज नाश्ते में क्या बना है? आलू परवल की सब्जी बनी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोपहर को भोजन पे बैठे, मम्मी आलू परवल की सब्जी है, अच्छा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। शाम को भोजन पे क्या है? आलू परवल की सब्जी है, अब क्या होगा? चलो यहां तक गनीमत है। कल प्रारंभ हुआ अगला दिन, प्रातः काल जैसे ही नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे पहुंचते हैं, मम्मी नाश्ता, हाँ आलू परवल की सब्जी है। अब आप बताओ क्या करोगे? अगर एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहे तो क्या वो सुंदर लगेगी? कितनी भी सुंदर हो वो नजर से उतर जाएगी। आपको रसमलाई बहुत अच्छी मिठाई है, लेकिन रसमलाई मिठाई अगर एक के साथ आपको 25 को खिला दिया जाए तो, 25 दिन रोजो खिलाया जाए तो नहीं ना। इसलिए कहा कि किसी भी क्षेत्र में यदि आपको रमणीयता लानी है, यदि प्रेम लाना है, यदि पसंद बढ़ाना है, यदि आत्मीयता बढ़ानी है, तो रोज कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। नित्य नूतनता, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर प्रतिदिन आपके जीवन में कुछ नया नहीं है तो वो स्वीकार्य नहीं है, होता ही नहीं है। अब आइए, इसी को दृष्टि में रख करके माघ ने कहा होगा, ये माघ कौन है? तो माघ एक संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने शिशुपाल वधम नाम का एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है। ठीक है, कक्षा अच्छा अभी 11 में आप लोग पढ़े होंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, पढ़े हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका अनुवाद किया है, जो हम लोग पढ़े हैं, 11th में ही था। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन कितना कठिन है, अंदाजा लगाइए। वही माघ है। माघ ने क्या कहा होगा? क्षणे क्षणे, क्या कहा इन्होंने? क्षणे क्षणे, लगातार, हर सेकंड पे, यवंता वैति तदेव रूपम रमणीयताया, जिसमें नया उत्पन्न होता रहे उसी का नाम रमणीयता है। जिसमें हर क्षण कुछ नया होता रहे, कुछ परिवर्तन होता रहे, फिर उसी का नाम रमणीयता है, उसी का नाम प्रेम है, उसी का नाम सुंदरता है। यदि हम अपने घर में रहते हैं ना, तो आपका जो बिस्तर है उस बिस्तर को कुछ दिन के बाद हम क्या कहते हैं? चद्दर बदल देते हैं। घरों के पर्दे कुछ दिन बाद बदल देते हैं, क्यों? नवीनता लाने के लिए। साल 2 साल 5 साल जब चल जाता है तो घर में पेंटिंग नहीं करा देते हैं, क्यों? दीवार का ही कलर बदल देते हैं, क्यों? नवीनता लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जिसमें हर क्षण नया रूप दिखाई दे उसी का नाम रमणीयता है। अब देखिए हमारा लेखक क्या कहता है, मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं और स्क्रीन को ऐसे लेके चलूंगा। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता और नित्य नूतनता, प्रेम और नयापन, दोनों अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम तभी होगा जब नयापन होगा, और नयापन तभी होगा जब प्रेम होगा। समझिएगा, बहुत अच्छा विचार है। अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर अन्य आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अगर कोई चीज सुंदर है तो वो स्वीकार्य नहीं होती। हम कोई भी चीज तभी बाजार से खरीदते हैं जब वह हमारे मन को भाए। बोलिए, धरती पे सिर्फ एक ही चीज है जो हमको पसंद नहीं होती है फिर भी खरीदते हैं, दवाई, इंजेक्शन। इसके अलावा जितनी चीजें हैं सब हम पसंद करके खरीदते हैं। अरे मैं बताऊं, अभी तो पता चल रहा वो एक हमारे मित्र की, वो अब क्या बताएं, हाँ मित्र की बिटिया ही है, उसका पैर टूट गया था। मित्र की बिटिया है, उसका पैर टूट गया था। हम लोग गए डॉक्टर के यहाँ प्लास्टर लगवाने के लिए, उन्होंने उस पर प्लास्टर लगाया पिंक कलर का। अब सोचिए इसको क्या कह सकते हैं। प्लास्टर लगाया किस कलर का? पिंक कलर का। बाकी बहुत सारे लोग वहां पे आ गए थे, किसी के पैर में ब्लू कलर का भी प्लास्टर लगा हुआ आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि जो जेंट्स आते हैं हमारे पास उनको हम ब्लू कलर का प्लास्टर लगाते हैं, और जो हमारे यहाँ लेडीज आती हैं उनको हम पिंक कलर का प्लास्टर लगाते हैं। हम कहे धन्य हो प्रभु,
इससे बड़ा आनंद धरती पे क्या हो सकता है कि प्लास्टर भी कलर के साथ हो रहा है, वो भी मैचिंग होना चाहिए। अब कल को पता चला कहीं यहां चोट लग जाए और पट्टी बंधवाना हो तो पता चला जिस कलर का लहंगा पहने हैं उसी कलर की पट्टी होनी चाहिए, मैचिंग रहेगा। कल को पता चला कपार फूटा तो मैचिंग टांका लगना चाहिए। अब बताओ, यह सुंदरता का आलम है। इसलिए कहा रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। और नित्य नूतनता, रोज नयापन होना किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। अच्छा, एक बड़ी बात और लिखा इन्होंने, देखिए कि यदि कोई चीज नयापन दिखा रही है, किसी चीज में यदि नयापन है, कोई चीज अगर प्रतिदिन नई है, आज अगर आपने घर में भोजन किया और कल के भोजन में कुछ परिवर्तन या कुछ नयापन दिखाई दिया, तो इसका मतलब बहू को अच्छा खाना बनाने आता है। अच्छा, यह भी आता है बनाने। तीसरे दिन आप एक दिन भोजन करने गए, आपको पराठा सब्जी मिली, तो आपको पता चल गया ना कि बहू को पराठा सब्जी बनाने आती है। आहा, दूसरे दिन आपने भोजन करने गया और पता चला कि भोजन में हमको खूब बढ़िया चने की दाल बनी हुई है, उसके साथ फ्राइड राइस बना हुआ है, अरे वाह, बहू को यह भी बनाने आता है। तीसरे दिन भोजन में इडली और सांभर लगा हुआ है, अर्थात सृजन करने वाला व्यक्ति कहीं से मांग के नहीं लाया, स्वतः तैयार किया है। इस बात की गारंटी है रोज कुछ नया दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि अगर मुझे करने नहीं आता तो मैं कर भी नहीं पाता। यदि किसी चीज में रोज कुछ हो रहा है, कुछ नयापन आ रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बनाने वाला व्यक्ति बनाने आता है। इसी लाइन को कहा कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक मतलब सृजन करने वाले, बनाने वाले की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता। सर्टिफिकेट होता है कि यह जो व्यक्ति बनाया उसकी मौलिक उपलब्धि है, यह चीज इसने खुद अपना बनाया है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। अगर कोई चीज सुंदर नहीं है तो उसको न तो जनता स्वीकार करती है न समाज स्वीकार करता है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। सड़ी गली परंपराएं जो प्राचीन काल की परंपराएं थीं, अब ये बताइए आज की परंपरा में अगर सती प्रथा ला दिया जाए कि पति की मृत्यु हो जाए किसी कारण से तो पत्नी को चिता पे जाकर लेट जाना चाहिए जलते, स्वीकार कर लेगा समाज? शायद नहीं करेगा। क्या बाल विवाह को हम स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। और इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं जिनको हम साधारणतः स्वीकार नहीं करते। इसलिए कहा कि सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज जैसे प्रगति नहीं कर सकता, वैसे ही पुरानी और रूढ़िगत शैली पे चलने वाली भाषा भी कभी प्रगति नहीं कर सकती। भाषा में भी नवीनता लानी पड़ेगी। कह रहे हैं कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। युग चेतना, यह समाज क्या सोच रहा है, यह संसार क्या सोच रहा है, हमारी लोकेलिटी क्या सोच रही है, इस युग चेतना की अभिव्यक्ति वाणी का एक सशक्त माध्यम है भाषा। भाषा अगर सही हो तो हमारे उस पूरे क्षेत्र के बारे में परिचय पता चल जाता है। हाँ, अगर कहीं कोई सभ्य व्यक्ति रहते होंगे, आप वहां पे जाइए, उनकी भाषा कैसी होती है, जी भैया नमस्कार, आइए, कैसे कैसे आना हुआ, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, ऐसे प्रेमपूर्वक भाषा होती है। और यदि कहीं असभ्य लोगों की शैली में चले जाइए, वहां क्या होती है, वहां की भाषा कैसी होती है, शायद कैमरे पे कहने में लज्जा आएगी हमें। सोचिए, इसलिए कहा भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे लोकेलिटी का वो एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। कह रहे हैं और ऐसी सशक्तता, भाषा में पावर तभी आ सकता है जब अपने युगानुकूल यानी युग के अनुकूल अपने समय की आवश्यकता के अनुसार सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। मुहावरा मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण, कहीं नोट करिएगा। मुहावरा का मतलब लोग समझ लेते हैं कि बस वही मुहावरा है, हाँ, जैसे अंधे की लकड़ी। नहीं, मुहावरा का मतलब होता है उदाहरण। मुहावरा का मतलब क्या होता है? उदाहरण। कहा कि जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, अपनी समय की आवश्यकता के अनुसार अगर हम सही मुहावरे को ग्रहण कर पा रहे हैं, अर्थात समय के अनुसार किसी चीज का महत्व हम स्वीकार कर पा रहे हैं, तभी वह भाषा जनचेतना को गति दे पाएगी, भाषा में ताकत रहेगी। अन्यथा की दशा में भाषा में वो ताकत नहीं होगी। आगे बात करेंगे कि भाषा क्या है। सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। सामाजिक भाव प्रकरण, समझिएगा, समाज के भाव का प्रकटीकरण, हमारा समाज क्या सोच रहा है, इस भाव को प्रकट करने के लिए ही उद्दिष्ट है, यानी निर्देशित है।
सुबोधता का मतलब होता है आसानी से समझ में आने वाली चीज। हमारा समाज क्या चाहता है, यदि हम सही समय पे हम समझा पा रहे हैं अगले को, तो इसका मतलब हमारी भाषा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई जरूरत सोची ही नहीं जाती। सही बात है, भाषा की इसके अलावा जरूरत क्या है? ये बताइए, हम क्या सोच रहे हैं हम आपको बता दिए, और आप क्या सोच रहे हैं आप हमको बता दिए। यही तो भाषा है ना। भाषा की तो परिभाषा ही यही लिखते हैं हम लोग। भाषा की परिभाषा किसे पता है? कहिए, लिखिए भाषा की परिभाषा, जल्दी बताइए। भाषा की परिभाषा कौन जानता है? भाषा किसे कहते हैं? बोलिए। लिखकर, पढ़कर या बोल करके जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया गया प्रयोग भाषा होती है, बस और कुछ नहीं है। वैचारिक आदान प्रदान का जो माध्यम है वही तो भाषा है। हाँ, जो हम बोल रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं यही तो भाषा है। और है क्या? जो आप लिख रहे हैं और मैं यहां पढ़ रहा हूं वही तो भाषा है। और क्या इसके अलावा कुछ और भी है भाषा? शायद नहीं। इसलिए कह रहे हैं भाषा की इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है। और इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना, समसामयिक का मतलब होता है करंट में, अभी तत्काल में क्या चल रहा है, में प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं, संश्लिष्टताओं का मतलब होता है मिलजुल करके रहना, एक साथ जुड़ करके रहना, संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। भाषा थोड़ी कठिन जा रही इनकी। संश्लिष्टता का मतलब होता है मिलजुल करके काम करना। पंक्ति है कि सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य यानी देखे जाने योग्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता, दुरूहता का मतलब होता है कठिनता का परिहार, परिहार का मतलब होता है निराकरण, इंग्लिश इसका वर्ड है रेक्टिफिकेशन। दुरूहता का परिहार कर देना यानी कठिनता को समाप्त कर देना। दुरूहता का परिहार करना मतलब कठिनता को समाप्त कर देना, तो दुरूहता का परिहार करने में निहित है, यानी कठिनता को समाप्त करने में निहित है। भाषा की सही बताएं उपयोगिता भी यही है कि हम अपनी बात को कहना चाहते हैं वो आसान तरीके से आपको कह दें, कठिन न हो कहना। हम इतना कठिन न कर दें कि आपकी समझ में ही ना आवे। आगे लिखते हैं, कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से, संसर्ग मिलने से, जुलने से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। बिल्कुल सही बात। भाषा में नए शब्द कहां से आएंगे? भाषा में नए शब्द कहां से आएंगे आप बताओ? अच्छा, हमारे घर में नए कपड़े कहां से आएंगे? बाजार से खरीद के लाएंगे, या हमारे घर कोई रिश्तेदार आएगा तो लाके दे जाएगा, नहीं तो हमारा बर्थडे पड़ेगा तो हमको मिलेगा। यही तो उपाय है। तो कहीं ना कहीं बाहर से आएगा तभी तो होगा मेरे पास। अगर मेरे पास बाहर से कुछ ना आए तो क्या होगा? हाँ बोलो। हमारे पास कोई नई चीज कहां से आएगी? बाहर से ही तो आएगी। तो कहा कि कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से या अन्य जातियों के मिलन से, संसर्ग का मतलब होता है मुलाकात से, भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अगर अपनी भाषा में प्राप्त न हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैं इसको यही समझाता हूं, एक एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है? मैं एक जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को समझिएगा, जवाब एक ही है। पहला क्वेश्चन है, गधा रुआंसा क्यों, माने गधा रोने जैसा मुंह क्यों बनाया था? और दूसरा प्रश्न है कि आदमी प्यासा क्यों? ये दो प्रश्न हैं, उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर कौन बता सकता है? बोलिए। जल्दी बताइए। इसका उत्तर मैं लिख देता हूं। इसका उत्तर होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अब देखो भाई, गधा लौट नहीं पाया था
गधे के शरीर में खुजली हो रही थी, वो लोट नहीं पाया था इसलिए रोने जैसा मुंह बनाया था, और आदमी के पास लोटा नहीं था इसलिए वो पानी नहीं पी पाया था। ये जो शब्द है ना लोटा, यह शब्द कहां से आया है? ये फारसी है। ये जब हमारे यहाँ मुगल आए हैं तब ये शब्द आया है। ये फारसी शब्द है लोटा। हमने स्वीकार कर लिया, आज भी हम लोटे से पानी पी लेते हैं, स्वीकार कर लिया ना। बस यही भाषा की आधुनिकता है। यदि हमने स्वीकार नहीं किया होता तो ये शब्द निकल जाता हाथ से। फिर चलो एक शब्द और ले लो, क्या पढ़ते हैं इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? ये जो शब्द है इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ लेंगे? बोलो। इसको पढ़ेंगे हम रिक्शा। यही तो पढ़ेंगे ना? क्या पढ़ेंगे? रिक्शा। जापानी शब्द है। कहां से आया है ये? जापान से। हमने उठा लिया, सीधे स्वीकार कर लिया। हमने कभी मना नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। शब्द क्या है? रिक्शा। जापान से आया, स्वीकार कर लिया। इसलिए हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने कहा कि अगर जो शब्द बाहर से आए हैं उनके सही पर्यायवाची अगर अपने को प्राप्त न हो पाए तो उन्हें वैसी ही भाषा में अगर स्वीकार कर लिया जाए तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यही भाषा की आधुनिकता है। सावधानी पूर्वक समझिएगा, यही भाषा की क्या है? आधुनिकता है। तभी भाषा हमारी आधुनिक होगी। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर निर्भर करती है। देखिएगा भाई, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है कि उसको सजा के रखा जाए। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये अक्सर रेखांकित अंश में व्याख्या के लिए पूछ देता है कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है बल्कि उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। भाषा की अपनी स्वतः सिद्ध एक गति होती है। भाषा एक स्वीकार तरीके से चलती रहती है। भाषा नए शब्दों को, नए मुहावरों को, नए अर्थों को, नए लोगों के विचारों को ग्रहण करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। भाषा की अपनी सहज सिद्ध गति है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज, भाषा म्यूजियम की विषय वस्तु नहीं है। भाषा सजा के रखने वाली चीज नहीं है। भाषा उपयोग की चीज है। जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके प्रयोग में आएगी। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। हमारी जो संस्कृति है ना, उसका एक अटूट अंग है भाषा। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, अगर आपके घर शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन इस प्रकार के संस्कार अगर होते हैं और जो ब्राह्मण देवता आते हैं, पंडित जी किस भाषा में बोलते हैं? कहिए, हिंदी में बोलते हैं क्या? पंडित जी हिंदी में बोलते हैं? नहीं बोलते। पंडित जी संस्कृत में बोलते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने आते हैं, पंडित जी संस्कृत में कहते हैं। और वहीं पे जब छठ मैया की पूजा होती है, संकटा मैया की पूजा होती है, अभी आज वट सावित्री व्रत की पूजा हो रही थी, तो हमारी महिलाएं स्थानीय भाषा में गीत गाती हैं, उसी से पूजा हो जाती है। तो भाषा हमारी संस्कृति का एक अटूट अंग है, इसको समझिएगा। संस्कृति परंपरा से निःसृत निकल जाने पर, निःसृत होने का मतलब निकलने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई यानी उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में जो विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, उन आविष्कारों से और जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का जो संबंध बना है, उसको नए आयाम देने के लिए या उसको सही तरीके से समझाने के लिए जो भाषा के वर्तमान के प्रयोग हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऐसा हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं। टाइम अप हो गया, पर्याप्त हो गया टाइम, आज का समय यहीं पूरा हो रहा है। कोई बात नहीं, कल की कक्षा में हम लोग इसके आगे तैयार करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यहां से पढ़ेंगे। अब प्रश्न क्या है, इस प्रश्न से रिलेटेड चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि यदि आप भी इस वर्ष हिंदी की परीक्षा में, देखिए चलते चलते बता दे रहा हूँ
कि इस वर्ष जो है 27 लाख परीक्षार्थी थे इंटरमीडिएट में, लगभग 7 लाख परीक्षार्थी फेल हो गए सिर्फ हिंदी की वजह से। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी में बेहतर करें तो उसके लिए ये आपका लक्ष्य बैच आप ले सकते हैं। अन्यथा की दशा में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन मैं यूट्यूब पे रहता हूँ, चैप्टर को पढ़ाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। जो लोग ऐप पे आएंगे उनको क्या मिलेगा, ये हमको लगता है यूट्यूब का सबसे सस्ता कोर्स है, मात्र 400 रुपये में साल भर हिंदी, और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको मिलनी चाहिए। और अभी गद्य में इसका महत्व कम लग रहा है, लेकिन जब पद्य चलेगा और खासकर जब संस्कृत आएगा ना, तब यह बैच की कीमत समझ में आएगी, तब यह बैच आपको बताएगा कि हाँ सर क्या होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी असुविधा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप निश्चित समय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।